क्लास आप लोग का जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है, बारिश का बहाना नहीं, कोई नहीं पढ़ा है तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे। सैटरडे संडे सब दिन पढ़ा है क्योंकि फिर दीपावली छठ आने वाला है। क्या कंटिन्यू हम लोग सैटरडे को भी और संडे को कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे संडे छठ में पढ़ लिया और प्लान कर रहे अपने लोगों की अनुमति हुई तो सैटरडे के भी पढ़ा है। अब चूंकि घर के पास आ गए हैं, है ना, तो आप लोग ने 1 घंटा पढ़ के चल जाते हैं। हमको तो दिन में पढ़ाना रहता है, तो 2-3 बजे पढ़ाने के बाद थक जाते थे। और थकने का मतलब है घर आना, फिर यहाँ पे खाना पीना खाना, जैसे बगल में घर है, यहाँ पे कुछ भी मिलता रहेगा, खाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो अभी जो है दीपावली के पहले तक, क्योंकि दीपावली में बंद होगा तो छठ के बाद ही खुलता है, कोई आता भी नहीं। तो अभी हम लोग सैटरडे संडे सब दिन मिलकर पढ़ लिया जाए ताकि कम से कम 2-4 क्लास एक्स्ट्रा मिल जाए, हम लोग का थोड़ा बहुत क्षतिपूर्ति हो जाए। दूसरी बात यह है कि जैसा आप जान रहे हैं कि इस 20 दिन में 10 दिन बारिश हुआ है, जिसके वजह से अभी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा फाइनल नहीं हो पाया है ना। आप देखते हैं सीढ़ी का फाइनल प्लास्टर हो जाएगा, है ना। इसमें सीढ़ी में आपको है मार्बल्स वगैरह लगने वाला है, देखते होंगे साइकिल के पास रखा होगा मार्बल कटिंग करके, है ना। तो सब लग जाएगा, 5 से 10 दिन में सारा काम फाइनल हो जाएगा। ऊपर लाइब्रेरी में लगभग काम फाइनल है, थोड़ा सा पेंट पचूरा का काम बाकी है, बुक वगैरह थोड़ा आया है, थोड़ा बाकी आया है। 1 तारीख से लाइब्रेरी भी चालू हो जाएगा। वहाँ भी पूरा जाके देखे नहीं, हम लोग घूमना चाहिए। वहाँ पूरा बुक स्टॉल अलग बनाया गया है, आराम से घर से किताब लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी तरह का किताब वहाँ अवेलेबल रहेगा। IAS PCS SSC रेलवे जिस चीज़ का आप लोग का इच्छा होगा हमको इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि सर इस मीडियम में इस सब्जेक्ट का इसका किताब ला दीजिए, हम मंगवा देंगे, है ना। लेकिन घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी, उसको आप आराम से लाइब्रेरी में लेके पढ़िएगा। न्यूज रूम भी बना हुआ है, जो फिलहाल मेरा छोटा सा एक ऑफिस बना हुआ है। नीचे दुकान है वो खाली हो जाएगा 25 तारीख को, और नीचे जूनियर क्लास भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट पे हम लोग चल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोग इसमें सहयोग दीजिए और खूब मन लगा के आज से शुरू किया जाए और लाइब्रेरी शुरू हो जाएगा। उसमें अपना आइए, अपना दिन भर बैठ के पढ़ाई कीजिए। हमारा यह भी प्रयास है कि छत पे जाके देखिएगा 2 बाथरूम बनाए, छत पे 2 बाथरूम, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 1 बाथरूम है। ठीक है, और छत पे ही हम सोच रहे हैं मेस का व्यवस्था कर दे, खाने पीने का व्यवस्था, है ना। सामान्य रूप से चाय बिस्किट वगैरह, या फिर बहुत से लड़का दिन में पड़ेगा घर पे खाना नहीं बना पाएगा, तो उनके लिए रोटी दाल चावल का व्यवस्था कर दिया जाए कि अपना आए, आराम से पढ़ें, अपना खाना खाएं, फिर बैठ के पढ़ें, न्यूज़ में न्यूज़ देखें। तो एकदम पूरे तरह से आप लोग को 1.5 से 2 साल मेरे साथ दीजिए। हम विश्वास दिलाते हैं, आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, आपको नौकरी लग जाएगा 1.5 से 2 साल में। बस जैसा बता रहे हैं वैसा आप लोग कीजिए, ठीक है। और लास्ट बात ये कि दीपावली के छुट्टी तक हम लोग एक ही विषय पढ़ेंगे, पॉलिटी। ज्योग्राफी रखते हैं, उसको हम लोग छठ के बाद आएंगे, मिलेंगे, तो उस समय हम लोग ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी में मैपिंग है, सारा मैप इधर रखा गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। ठीक है, तो हम लोग लगातार पॉलिटी पढ़कर कुछ आगे पढ़ाई करना है, तो पॉलिटी पढ़ के आगे निकला जाए। और छठ के बाद होगा नहीं होगा तो लगातार 1-2 सप्ताह ज्योग्राफी पढ़ा देंगे। तो चूंकि सारा मैप वगैरह जो है ना, सारा नोट्स वगैरह हमें दबा गया है, तो उसमें टॉपिक खत्म होने वाला, दूसरा पार्ट शुरू होने वाला है। और दूसरा पार्ट कहाँ पे रखा हुआ है, टोटल 32 को बड़ा बोरिया किताब, और उस 32 को बोरिया को खोलने के लिए बड़ा स्पेस चाहिए, है ना। तो नीचे वाले जब तक खाली नहीं करते हैं तब तक हम लोग को दिक्कत होगा। तो हम लोग सोचा कि क्यों ना हम लोग तब तक पॉलिटी पढ़ लिया जाए, क्लास बंद करने से क्या फायदा, पढ़ना तो हम ही लोग को है। तो इस तरीका से अभी से लेकर दीपावली के समय तक जो है केवल ये अपना भारतीय शासन और राजनीति का भाग है। हाँ, ये जिनको नहीं मिला होगा, क्योंकि नहीं पता है, बहुत से लोग नहीं लाएंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्या पढ़ रहे थे हम लोग, प्रस्तावना में भी हमको लगता है खत्म दिखाए जो रेगुलर है दिखाई एक प्रोग्राम है, अब शेडिंग किया ना, दैट मैं नहीं आ रहा था। हाँ, तो पढ़ना होगा बता जाएगा, खाली पढ़ना होगा बता जाएगा, कैसे करना शेडिंग खा लिया है, अच्छा, हम लोग अभी शब्द पे चर्चा कर रहे थे ना। चलिए, तो लास्ट शब्द स्लाइड जो लिखा है वो था समानता, समता। कितने प्रकार की समानता की बात किया गया है, तो प्रतिष्ठा और बोर्ड पीछे दिखाई दे रहा है, लाइट वाइट नहीं ना चमक रहा है, जो भी प्रॉब्लम बोली 1 मिनट सबसे पहले इसको बुलाए कर
के गर्भ से जन्म लिए हैं, आज हम लोग नया जन्म लिए हैं, इसीलिए माँ। और हम लोग को नया अवतार लेना है, इसलिए दूसरा शब्द मेरा अवतार होता है, पहला शब्द माँ होता है, क्योंकि वहीं से माँ ही हम लोग को जन्म दिया। आज एक नया जन्म फिर हुआ है, फिर माँ ने जन्म दिया है और हम लोग को एक अच्छे तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करना। पहला दिन है, थोड़ा सा चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे प्रस्तावना। तो ये जो प्रस्तावना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात ये हम लोग का संविधान है, जैसा आप लोग को बार बार इसको दिखाते हैं, ये ओरिजिनल संविधान है, डुप्लीकेट संविधान नहीं है, फोटो स्टेट नहीं है, इसको BL बोला जाता है। इस तरह का जो भी किताब आपको मिलेगा वो सब संविधान का नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये भारत का संविधान है, लेकिन इसमें केवल अनुच्छेद, अनुसूचियां, भाग वगैरह दिया हुआ है, उसका व्याख्या नहीं किया गया, समझ गया। ये स्टैचू बोलता है, स्टैचू जैसे बहुत से लोग समझ में मिलता है, कुछ लोग नहीं समझे, वो लोग समझिए। जैसे रेडीमेड की दुकान में जाइएगा तो किसी लड़का का फोटो बना के उसको जींस पहना देता है, वो क्या है? स्टैचू। स्टैचू का मतलब होता है एकदम सीधा, बस जैसा है वैसा है, उससे आगे वो नहीं बोलेगा ना हंसेगा, बस जैसा आप हंसते हुए बनाइएगा तो हंसते रहेगा, रोते हुए बनाइएगा तो रोते रहेगा, है। तो उसमें कोई अपने से परिवर्तन नहीं होगा। तो वही ये संविधान का स्टैचू है, इसमें तथ्य है, फैक्ट्स है, इसका कोई व्याख्या नहीं है। IAS PCS वाले लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, और जनरल कंपटीशन जो लोग अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं वो भी समझने का कोशिश कीजिए, सब बात समझ में आएगा। तो ये तथ्य है, इसका कोई व्याख्या नहीं है। बहुत से लोग पूछा जाता है क्या पढ़ रहे हैं, तो बोल देते हैं वो लोग हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। जवाब आपका सही है, लेकिन अधूरा है। हम संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग शासन और राजनीति पढ़ रहे हैं। हम लोग के विषय का नाम शुरू में समझाया ना, क्या है? भारतीय शासन एवं राजनीति, जिसका आधार संविधान है। जिसका आधार क्या है? संविधान है। ये चीज जानना है, ठीक है ना। अब ये जो संविधान है वो सही पूछिए तो शुरू होता है प्रस्तावना से। किस चीज से शुरू होता है? प्रस्तावना से शुरू होता है। इधर लेसन जैसे किताब, कोई किताब लीजिए ना, कैसे ऐसे किताब नहीं है तो इस पे लिखे ना पाठ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो इसके इधर वही लिखा हुआ है, भाग 1 2 3 4 5 6 7, उसमें कौन कौन अनुच्छेद, और यहाँ से शुरू होता है। इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उद्देशिका। कई विद्वानों ने इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, कुछ लोगों ने इसको संविधान का आत्मा कहा है। एकदम हम मानने नहीं पड़ा है, इस टॉपिक को फिर से समझा रहे हैं ताकि आप लोग एक बार फिर से है ना ब्रेनवॉश हो जाए, हम लोग अपने रंग में ढंग जाए, क्योंकि काफी दिन हो गया है। तो कुछ लोगों ने इसको परिचय पत्र कहा, आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आप लोग का भी आइडेंटिटी कार्ड बनता है, देख के लगेगा अच्छा आपका परिवार के मेंबर है ना, तो वो परिचय पत्र है। कुछ लोगों ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इसका कई विद्वानों ने कई प्रकार का नाम दिया है, लेकिन जो संविधान में इसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है उद्देशिका। क्या हुआ है? इसलिए कभी कभी खतरनाक सवाल पूछ देता है कि ये बताइए संविधान का जो शुरुआत हुआ है जिसे परिचय पत्र कहा जाता है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रस्तावना, उद्देशिका, दोनों, किसका प्रयोग हुआ है? केवल और केवल जी। निमन PhD वाला सब कुछ ढह जाए किला, ज्ञान ना दे मिला, जानकर बेचारा, लेकिन क्या ज्ञान ना दे मिला। इस संविधान में परिचय के लिए इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? केवल और केवल उद्देशिका लिखा हुआ है कि नहीं? अरे हम कहने के लिए ना कह देते हैं प्रस्तावना, तो प्रस्तावना क्या है? व्यवहारिक शब्द न है, लेकिन संवैधानिक शब्द क्या है? उद्देशिका। लेकिन आपके लिए लिखा हुआ है, अंग्रेजी में फ्रेमवर्क है ना, इंग्लिश में फ्रेमवर्क और हिंदी में उद्देशिका। बाकी आप प्रस्तावना कहिए, परिचय पत्र कहिए, संविधान का आत्मा कहिए, संविधान का कुंजी कहिए, क्या पर डिपेंड करता है। लेकिन जो संवैधानिक शब्द है वो कौन सा शब्द है? उद्देशिका। और ये सवाल पूछेगा, देखिएगा 100 में 90 लोग गलत करके आएगा और ऑप्शन वही रहेगा जो हम बोल रहे हैं। इसके लिए क्या प्रयोग किया? उद्देशिका, प्रस्तावना, दोनों, कोई नहीं। क्या जवाब होगा? केवल और केवल उद्देशिका, है ना। ये पहला सबक सीखिए। अब ये जो उद्देशिका है, इसके बाद से देखिएगा तो भाग शुरू होता है। जिनका पहला क्लास है उनको भी समझ में आना चाहिए पहली बार, क्योंकि अभी से संविधान शुरू हो रहा है शासन राजनीति, इससे पहले इंट्रोडक्शन चल रहा है। हाँ, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है।
तो ये जो है यहाँ से भाग शुरू हुआ, हर भाग में कुछ अनुच्छेद है, फिर वो अनुच्छेद खत्म हुआ, फिर भाग खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा भाग शुरू होगा, अनुच्छेद कंटिन्यू चलेगा। जैसे मान लिया 1 2 3 4 चला भाग 1 में, मान लिया भाग 1 में कितना चला अनुच्छेद, कितना 1 से लेके 4। अब भाग 2 जब शुरू होगा तो वहां पे क्या होगा, 5 से शुरू होगा, फिर एक भाग 2 में फिर 1 2 3 4 अनुच्छेद कंटिन्यू चलेगा, भाग बदलता रहेगा। अरे इसको समझिए, बहुत व्यवहारिक चीज है, तभी तो पढ़ना आएगा। कहोगा सीख भी नहीं करेंगे, लिखिए मेरा नाम फलाना है, कहां से लिख पाइएगा? तो संविधान जब पढ़ना है तो पहले तो समझना होगा, है कि? तो भाग अलग होगा लेकिन अनुच्छेद कंटिन्यू चलेगा। अनुच्छेद क्या चलेगा? कंटिन्यू, लगातार वो बहेगा अपना। 4 खत्म हुआ, फिर भाग 2 शुरू हुआ, फिर वहां से 5 से लेकर 11 तक जाएगा, मान लें, नहीं पता है कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब पता चलेगा। फिर जब भाग 2 खत्म होगा तो पता चलेगा कि अनुच्छेद 11 खत्म हो गया। अब भाग 3 होगा, वो कहां से शुरू होगा? 12 से होगा, फिर अनुच्छेद 1 से शुरू होगा, तो अनुच्छेद कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, क्लियर? तो प्रश्न उठा कि क्या, ध्यान से सुनिएगा, क्या ये जो उद्देशिका है, ये जो प्रस्तावना है, क्या संविधान का अंग है कि नहीं है? क्योंकि ये संविधान के भाग में नहीं है, अनुच्छेद में नहीं है, अनुसूची में नहीं है, किताब में है। तो आप लोगों ने कह दिया है, अच्छी बात है, बिल्कुल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस सवाल का जवाब पहली बार में नहीं दे पाया। ये मैटर 1960 में पहली बार उठा बेरुबाड़ी केस में। केस का नाम, जो इंपॉर्टेंट केस होगा बोलेंगे, इसको याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा बात बोल के निकल लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे खुरपाती बैठे हुए हैं जिनको थोड़ा बहुत पता है, ऐसे वाले के नाम पता है, उनको ऐसे लोगों को खाली जरूरी नहीं है। हम लोग वकालत का पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग शासन राजनीति पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए सारे केस का स्टडी करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, कर भी नहीं पाइएगा, याद भी नहीं रहेगा। और जो कुछ केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस केस को याद करना, ठीक है? तो जो मैटर किया कि क्या यह जो उद्देशिका है, यह जो प्रस्तावना है, संविधान का अंग है कि नहीं है, तो शुरू में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं है, फिर कुछ दिन बाद बोला ना बना पंजाब राज्य बोला है, फिर बोला नहीं है, फिर बोला है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा 1973 तक कि संविधान, ये जो प्रस्तावना है, संविधान का अंग है या नहीं। तो आपको ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना सबसे पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा में भी आता है और पीटी में भी आता है ना? इसीलिए इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि क्वेश्चन है, क्या प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अंग है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा और उसको आप व्याख्या करिएगा 100 शब्दों में, ज्यादा में नहीं करना है इसको, है ना? यूपीएससी के संदर्भ में, है ना, 200 शब्द तक, 250 मैक्सिमम चाहिए, 500 तक नहीं चाहिए, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआत में जैसा कि हमने बताया कि 1960 के बेरुबाड़ी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। अरे एक सवाल उठा कि सबसे पहला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, क्योंकि इसमें संशोधन करना, इसमें थोड़ा छेड़छाड़ करने का विचार है। तो इसमें जब छेड़छाड़ करने का विचार हुआ, तो छेड़छाड़ कैसे होता है संविधान नहीं जानते, कोई बात नहीं, अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान में कोई भी परिवर्तन करना है ना, तो उसके लिए प्रक्रिया किसमें वर्णन है? 368। और आगे धीरे धीरे बताएंगे। एक जगह और है, जब जो बात उसी अनुच्छेद में लिख दिया कि हम में कैसे परिवर्तन होगा, अगर लिख दिया गया है तो उसके हिसाब से होगा, जब नहीं लिखा हुआ है तो किसके हिसाब से होगा? लेकिन 368 वाला संशोधन ही संशोधन माना जाता है। कई सबों ने परिवर्तन दोनों में होगा, लेकिन संशोधन एक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। माना जाएगा इसका मतलब यह है कि जो परिवर्तन होगा ना, उसमें 73वां 74वां लगाओ, बहुवा संशोधन का कहिएगा, 92वां संशोधन, 102वां संशोधन, है ना, 73वां संशोधन। तो 368 के माध्यम से अगर संशोधन होगा तो पीछे बहुवा लागू, ठीक बा? आजौन संशोधन उस अनुच्छेद में लिखल प्रक्रिया के अनुसार हुई, ओकरा पीछे बहुवा ना लागल। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ ना, तो संविधान में परिवर्तन हुआ ना, तो बहुवा संशोधन हुआ।
तो वो संशोधन द्वारा ना संशोधन वगैरह मान लेना जाए जला है कि नहीं है। तो वो ऐसे कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें परिवर्तन उस अनुच्छेद में लिखित प्रक्रिया के अनुसार होगा, तो उसको संशोधन नहीं माना जाए। संशोधन किसको माना जाएगा? जो अनुच्छेद 368 पूछता है ऑब्जेक्टिव में, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। ध्यान से समझिए, ये सब काफी देखिए कुछ लोग के लिए बहुत भारी सवाल होगा, लेकिन हम लोग हंसते खेलते सब सवाल को बनाएंगे क्योंकि इसकी चर्चा बार बार करेंगे, है ना। संविधान पढ़े और ये पता नहीं, देखिए जैसे अभी अनुच्छेद 1 पढ़े भी नहीं, 368 बताना पड़ गया क्योंकि इसकी जरूरत है ना। अब 368 नहीं जानिएगा तो प्रस्तावना में भी तो संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप कैसे समझिएगा। यानी सब प्रस्तावना में संशोधन हुआ होगा तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो सवाल था कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, तो ये बताइए जब प्रस्तावना संविधान का अंग ये नहीं है तो 368 उस पर लागू होगा नहीं होगा। अरे मान लिया गया हम बोले कि इनके परिवार के लोगों को 100 रुपया बांट दो, अब इनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है, भले इनका घर में रह रहा तो उसको 100 रुपया मिलेगा नहीं ना मिलेगा, नियमानुसार मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक शब्द लगा हुआ कि इनके परिवार के सदस्य को, तो जब परिवार के सदस्य को कहा गया तो 100 रुपया मान लीजिए घर में कोई नौकर है तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वह परिवार का सदस्य नहीं है। तो जब संविधान का अंग प्रस्तावना हल्के नहीं है तो फिर संशोधन कैसे होता है, नहीं होगा। तो ये सारा समस्या बनता गया। कभी संसद कानून बनाया, कभी सुप्रीम कोर्ट कुछ बोला, बोलते फाइनली 1973 में एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में। इस केस का नाम याद रखिएगा, मोस्ट VVI केस का नाम है केशवानंद बनाम केरल राज्य वर्सेस, बनाम तो माने वर्सेस होला। केस वाद के मतलब वाद शब्द के प्रयोग हुई परीक्षा में जो शब्द मिली नु का मिली वाद, तो वाद के मतलब क्या समझे हम लोग, केस। अब बनाम के मतलब वर्ष माने केशवानंद बनाम केरल राज्य, यानी केरल सरकार पर केस किया तो ये केस कौन सा कहा, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इसमें जो निर्णय दिया वही निर्णय आज तक मान्य है। अब ये नहीं करें कि जो निर्णय है ये कल होकर मान्य रहेगा, हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट इसको पलट दे, लेकिन आज के डेट में भी यही फाइनल 1973 में यह बात क्लियर हुआ। अब इसमें सुनिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान के किताब का हर पन्ना संविधान का अंग है। संविधान के किताब का हर पन्ना किसका अंग है। अब जब यह बात उसने बोल दिया तो आप बताइए कि क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है कि नहीं, किस अनुच्छेद के द्वारा। तो ये भी सवाल पूछता है। अच्छा ये बताइए वो खराब सवाल कि क्या जब अंग है मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है कि नहीं। जब हम एक लाइन में कहनी है ना दिमाग लगावे कि अपन ना गड़बड़ा जाए लोग, तो कहनी है संविधान का हर पन्ना संविधान का अंग है। जब अंग हो गया तो संशोधन भी होगा, जब अंग हो गया तो संशोधन भी होगा। तो मौलिक अधिकार संविधान में नहीं लिखल का तो संशोधन हो सकता है कि नहीं। कितना के जनरल कंपटीशन में सवाल पूछ ले भाई, क्या मौलिक अधिकार में संसद संशोधन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कि क्या मौलिक अधिकार में संसद संशोधन कर सकता है, नीति निर्देशक तत्व में, राष्ट्रपति के शक्ति में, सर्वोच्च न्यायालय के शक्ति में, पूछे वही पढ़ शॉर्टकट एकदम और बिल्कुल व्यवहारिक जवाब। अब ध्यान दीजिएगा, तो इस केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने एक और बात कहा, दो इंपॉर्टेंट बात कहा। सबसे पहला बात कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना। दूसरा बात कहा कि संसद जो है उसको एकदम संविधान
के हर पन्ना में संशोधन करने की शक्ति, किंतु आधारभूत ढांचे को छोड़कर, किंतु इसको छोड़ के आधारभूत ढांचा को छोड़कर, ये जब बात बोल दिया ना, एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि आप पूरे संविधान संशोधन कौन करता है? जनरली 99% केस में संसद करता है, ठीक है। सब धीरे धीरे पढ़ाई समझ में आएगा। थोड़ा सा राज्य विधानमंडल को अधिकार है, थोड़ा सा नाम मात्र का, बाकी इसमें संशोधन करने का एक तरह से सारा शक्ति संसद को, ठीक है। तो उसने कहा कि संसद को संविधान के हर पन्ना में संशोधन करने का अधिकार है, किंतु आधारभूत ढांचा को छोड़ो। परीक्षा उपयोगी बात, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस केस में आया? केशवानंद केस में। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का जन्म किस केस में हुआ? मुझे मराठा मत मारी समझी लोगों, अटेड़ाई मत बिया घोर पराई ना घोर पराई कोई वाली बात है, समझ में आगे कि गप ना बस पूरा ध्यान देना हुआ देता नहीं लोग गाल में हाथ हटाई। हेलो, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का जन्म किस केस से हुआ है? कब हुआ? सवाल का जवाब मिल रहा है, समझ के पढ़ने का ये फायदा है। अब एक जगह लिखा के समानंद भारती बना केरल राज, यह केस 1973 में हुआ था, तो क्या फायदा? हम लोग कहानी की तरफ पढ़ रहे हैं, सब समझ में आया। अब ये आधारभूत ढांचा का जब सिद्धांत आया, पूछा गया ये सुप्रीम कोर्ट भाई कि होता हो, तो कहा था देखो थोड़ा संविधान में बदले तो बदलो, लेकिन आधारभूत ढांचा के छोड़ के बदलिए। तो भले भाई बनाओ ना आधारभूत ढांचा होगा, तो कहा था मान लेंगे भाई बाबूजी घर बनवा के हमनी के दे लो, तो हर के तू पेंट बदल, रंग बदल, पंखा के जगह एसी लगवा, लेकिन तू घर के नियमे तोड़ के ऊपर दूसर घर बनावे तो चाहत तो ना बदल। मान लिया गया कि हमारे बाबू घर बनवा के दिए, हम उसका पेंट बदल कुछ भी कर, लोग क्या है बड़ा अच्छा बनवा दे बड़े भाई, ये नहीं कर। और घर का तोड़ के हो में मुंह है पूर्व में आपका पश्चिम है, आ सब ओकर स्टाइल डिजाइन सारा चेंज कर दो, तो के भाई ए फलाना बाप के घर नहीं आ रहे, तो घर में कहां होई काहे घर बच्ची नहीं बने को। तो जब किसी भी चीज का आधारभूत वाली बेसिक चीज को बदल दीजिएगा ना, तो उसका पूरा रूप बदल जाएगा। तो इस संसद के टेंशन हो गए कि सारा बात तू पहले बदल से पता रहे, लेकिन कहा करे आधारभूत ढांचा के छोड़ के तो बताओ संविधान में कौन सी आधारभूत होकर के नाचवी हो, तो बात तू होशियार बड़ा, जब समय आई तो बताए तू जो छुए हम अपने बोलते आधारभूत ढांचा हो कि ना हो। इस तरह आज भी सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति है, संविधान के किसी अनुच्छेद के किसी पार्ट को किसी शब्द को कह सकता है कि आधारभूत ढांचा है या नहीं है, यह आधारभूत ढांचा है। ऐसे संशोधन करने की पूरी शक्ति किसको है? संसद को है, लेकिन किसको छोड़ के? आधारभूत ढांचे को छोड़ के। आधारभूत ढांचे का डिसीजन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे कहा गया कि मान लिया प्रस्तावना आधारभूत ढांचा है, तो इसमें संशोधन कर सकता है। अब एक चीज यहाँ पे और कंफ्यूजन होता है, जैसे हमारा 7 सवा 8 साल का कंफ्यूजन, ऐसे जवाब हमको लाया जाता था, पूछते भी नहीं था, जिसे पूछेगा तो अभी छाल होती है। संशोधन के माने हमनी के समझी ले छेड़छाड़ में ना करे के बाद एकर मतलब ई नाम है, एकर मतलब है कि कमी नहीं करे के बढ़ा सकता। बात समझिए, संशोधन नहीं किया। पीछे वाले बेंच थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई में, कहाँ खोए हैं टोपी वाले भाई साहब, कहाँ खो गए हैं? क्या बात बा हमरा से बतियाई ना, इतना दिन में भेंट भइल बा, हमरो तनी मन ना लागत था, मन बेचैन हो गल, कोनो बात बतियाई तो हमरा से बतिया। ध्यान दीजिए, हम समझाने समझने की कोशिश कीजिए। ये सब जाइएगा दिल्ली में पढ़ाई, बाप गजब पढ़ाओ तेरे भाई, तो मैं गजब काहे लागे लगा कि बाबू को 5 घंटे बेचाए रहे, यही से लागे लगा गजब। यहाँ बा घर में मुरई बात और भइल करे, हां क्या आज के डेट में कोबी के भइल बा, अब 2 महीना बाद अब जाइएगा कोबी उठाने ना, देखेगा स्टूडेंट है तो कहा मुझे पैसे किलो, तो कहेगा सुन लो छोड़ दो, थोड़ा से ना की नहीं हमने तो पढ़े सुन दिल्ली में रही सुन, तो जब नया नया कुछ आवे आम आए तो कैसे भाई बड़ा बढ़िया आम बा, कैसे बाबू सुन लेता हूँ छोड़ दो जा, अपने को मतलब है तरह से नहीं तो वही नहीं। अगर 2 महीना बाद देखिएगा बोला इतने आम,
भाई लेके कि नहीं नियामन कर तो पैसा मांगते ले छुट्टी लगई पैसा आए ना 10 दिन बाद दिए है ना। तो वह हाल हुआ हमनी के आराम से बुला के प्रेम से समझा समझा के चिल्ला चिल्ला के पढ़ाओ नहीं तो बुझा नहीं को ये दिल्ली जेबल लोगों तब समझ अच्छा तो ध्यान से समझिए नहीं तो दिमाग इधर उधर हो जाता है ना। बहुत कंसंट्रेशन का चीज़ होता है, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना दोनों काम बहुत कंसंट्रेशन का होता है। ट्रैक से गाड़ी उतरा फिर गाड़ी कहाँ जाएगा कोई गारंटी नहीं है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए क्या बता रहे थे केसवानंद बता रहे थे उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया। तो और तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि किसको आधारभूत ढांचे को छोड़ के। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बन गया दूसरा क्वेश्चन मेंस का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत क्या है ना। ये सवाल खूब पूछता है और दूसरा बार यूपीएससी में पूछता है, यूपीएससी का बात कर रहे हैं। और दूसरा साल देखिएगा ये मुख्य परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन है पीटी में। इससे 3 सवाल है। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का जन्म किस केस में हुआ कब हुआ। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का निर्णय कौन करता है संसद को। संविधान में संशोधन करने की शक्ति है किंतु किसको छोड़ के इतना आसानी से बिना रटे बता रहे हैं है कि नहीं। तो इस तरह से यह फैसला हो गया और हो गया कि प्रस्तावना में भी संशोधन संभव। क्लियर हो गया बात प्रस्तावना में संशोधन संभव। हाँ ये बता रहे थे कि संशोधन का मतलब ये नहीं समझिएगा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा बल्कि होगा सकारात्मक होगा। उसको बढ़ा सकते हैं घटा नहीं सकते। कल में तो ये सर आप तो बोले तो संशोधन नहीं होगा देखे तो भइल बा तो भइल बा का भइल को शब्द जोड़ल गइल बा हटावल गइल बा जोड़ल गइल बा। तो संशोधन ओकरा के आधारभूत ना मानल जाला। आप जोड़ी इतना जोड़ सकते हैं 2 महिला है 3 महिला 4 महिला 5 महिला 6 महिला बनाई कोई परिवर्तन नहीं लेकिन ओकरा घटाइए जो है उसको हटाइए मत। तो 1973 से लेके आज तक सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सी बातों को आधारभूत ढांचा स्वीकार किया है जैसे लोकतंत्र पंथ निरपेक्षता है ना मौलिक अधिकार के कुछ अनुच्छेद है ना प्रस्तावना ये सब क्या है आधारभूत ढांचा भी है और भी बहुत सारी बात बताएंगे। चलिए अब आते हैं फिर से एक बार ये तो बेसिक चीज था इसको भी समझ में आ गया क्लियर वहां नहीं बताया तो सोचे कुछ पहले नया बता दें फिर अब सिलेबस पे आते हैं। तो ये प्रस्तावना क्या है तो जैसा कि अभी तक हम लोग चर्चा की आपको समझ में आया होगा यह प्रस्तावना जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की इच्छाओं का रूप है कि नहीं। हम आगे क्या करना है हमको कैसे देश को आगे ले जाना है सभी के साथ कैसा व्यवहार करना है इसका एक संक्षेप में वर्णन है। इसीलिए इसको कुछ विद्वान कहते हैं यह परिचय पत्र है। क्या है ये परिचय पत्र है ना। ये जैसा कि बताएं बोले थे आपको क्या नाम पता था विद्वान का सुभाष कश्यप ने कहा था संविधान का प्रस्तावना का एक शब्द चित्र है याद आ रहा है जो बोलता है कहानी कहता है किस चीज का कहानी त्याग तपस्या और बलिदान। तो जैसा कि कुछ लोग नए समझिएगा ये पूरा संविधान जब लिखा गया ना तो बहुत खुशी हुआ कि हम लोग इतना मोटा संविधान लिख दिए। तो अपने मित्रों को लोग बांटा कि लो ना पढ़ो देखो मैं कितना अच्छा लिखा हूँ। तो इतना मोटा संविधान कोई पढ़े लगे पढ़ो करेगा तो उसको कुछ समय न लगेगा। तो लोग हाँ ठीक है लिखोगे तो हुआ कि ना में वो पहले इंट्रोडक्शन जोड़ो जरूरी बा है ना। वो इंट्रोडक्शन है प्रस्तावना है कि नहीं है। जैसे हम आपको बार बार एक चीज समझाते हैं कि आप जब घर से पढ़ने निकले होइएगा तो आपके मम्मी पापा कान में मंत्र फूके होंगे बेटा तू हमार जान बाड़ा प्राण बाड़ा घर के इज्जत बाड़ा प्रतिष्ठा बाड़ा जा अच्छा से रही होगा। अब इतना कह दिए तो थोड़े कहे कि कौना मास्टर से पढ़िए कहाँ डेढ़ा लिए कौन सी खाइए कौना संगे रहिए कौना से बतिए कौना से मत बतिए लिस्ट बना के थोड़े देर पर। लेकिन वो इतने ही शब्दों में क्या किए आपके पूरे जीवन को डिसाइड किए कि आपको कैसा व्यवहार वहां जाके करना है। तो वही प्रस्तावना कि कम शब्दों में सारा बात आप कितनों दुनिया में कितनों ज्ञानी आदमी फिर भी आने वाला समस्या का अब थोड़ी बता सकते कौन समस्या आएगा कौन नहीं आएगा किस तरह का विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो सारा बात संविधान में भले विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है लेकिन इसमें भी कमी है। पर डे नया नया बात जुड़ रहा है। पता है 1950 में साइबर क्राइम थोड़ी था साइबर अपराध होता था आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है सबसे ज्यादा हो रहा है ठगी हो रहा है उसी के साथ ब्लैकमेल लोग कर रहा है बहुत तरह का बात हो रहा है। तो नया नया मुद्दा उभरेगा तो जब नया नया मुद्दा उभरेगा उस तरह का केस जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाएगा
उसका जवाब संविधान में तो होगा नहीं, तो बेचारा जवाब कैसे देगा? तो कैसे देगा? प्रस्तावना को पढ़ेगा। प्रस्तावना को पढ़ के क्या पता चलेगा? संविधान का भावना पता चलेगा कि हाँ, हम लोग संविधान किस उद्देश्य से बनाए है कि नहीं है? हम लोग संविधान किस उद्देश्य से बनाए हैं। जैसे मान लिया गया कोई लड़का है, लफुआ है, आपको उससे दोस्ती करने का मन हो गया, आप दोस्ती किए, आपके बाबूजी मना नहीं किए, लेकिन आप उनके शब्द को याद कीजिएगा ना, बेटा अच्छा से रहिए। तो यह बात यह प्रमाणित करता है कि आपको उस लफुआ लड़का से दोस्ती नहीं करना चाहिए। आपके पिताजी तो बोले नहीं, लेकिन यहाँ से तो निष्कर्ष निकल गया। तो यही प्रस्तावना का महत्व है कि जहाँ संविधान अस्पष्ट है, मौन है, चुप है, वहां पे किसका सहारा लिया जाएगा? प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा। अब जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि प्रस्तावना का एक एक शब्द परीक्षा उपयोगी मोस्ट VVI है। सारे शब्द को याद हम भी कराए थे, जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि भरवा भी दिए थे कुछ, है ना। उसका और भी बहुत दिन तक 2-3 क्लास हो गया था, है ना। उसको एक बार रफली हम थोड़ा सा रिविजन आप लोगों को फिर से करा देते हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग सुनाइएगा। आप लोग का टेस्ट भी फिर शुरू हो जाएगा, है ना। पहले की तरह सारा टेस्ट वगैरह 25 क्वेश्चन वाला चलेगा और 100 क्वेश्चन वाला भी चलेगा। चलिए थोड़ा सा आप लोग जवाब देते चलिए, अनुसूची वगैरह से होगी। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन था, किताब में मत देखिए, किताब में मत देखिए, अपने से को लेने का कोशिश कीजिए। हमने पूछा था याद रखने का तरीका, हमारा देश कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र का राज्य, है कि नहीं है? जाना है? तो ये 5 शब्द आपको याद रखना है। कितने शब्द हैं? हमारे देश की विशेषता के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है? 5 शब्दों का प्रयोग किया गया। कौन कौन? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र का राज्य। अब क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब? क्या बता रहे थे? बोलिए, कौन बोले? बोलिए, बेफिक्र बोलिए। जो व्यक्ति का बात गांव के लोग प्यार से गड़बड़ से मानते हैं, लेकिन वह व्यक्ति गांव के लोग का बात नहीं मानते, उसको संप्रभुता कहते। तो इन्होंने अच्छा बताया, बिल्कुल ये ऑस्टिन का परिभाषा बताया। ऑस्टिन ने परिभाषा दिया, संप्रभुता का सिंपल मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो बात कोई कहे तो गांव के उसके समाज के लोग उसको प्यार से या डर से मानना तो है। लोग जब कोई बात कहे तो ना माने, अगर मन करे तो माने, न मन करे तो ना माने, तो वैसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? तो हमारा देश कैसा है? संप्रभु। हमारा देश कैसा है? यानी अमेरिका जो कहेगा भारत मानने के लिए मजबूर है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सब को चाहिए भाई में सब कर कोई बात को कार्य अमेरिका कोनो बात कहे, दादागिरी करे ना, तोरा बात हमार माने के बाद हमारा मन करी तो माने, ना मन करी तो ना माने। काहे कि हम संप्रभु बानी। तू बोल ज्यादा जिद कर, बता रहा लोग सेना अटैक कर तुम तोरो पर, तू का समझता रहो, इसका यही ना मतलब हुआ। अच्छा, नक्सलाइट कोई कहे कि सरकार से कि तू हमारी बात माने ना तो गोली मार दे, सरकार मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। सरकार ना केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी संप्रभु न है। देश के अंदर का कोई सबसे बड़ा शक्ति सरकार होता है, संसद होता है, सिस्टम होता है, तब ना उसको संप्रभु माना गया। तो संप्रभुता किसी से डरता नहीं है, संप्रभुता बांटा नहीं जा सकता है, संप्रभुता किसी को दिया नहीं जा सकता है कि नहीं है? याद रखिए, संप्रभुता की विशेषता है, पॉलिटिकल साइंस वाले ध्यान से पढ़िए, है ना। और देह है, अविभाज्य है, ऐसे ही शब्द का प्रयोग आपकी किताब में मिलेगा। तो हमारा देश कैसा है? दूसरा शब्द क्या है? समाजवादी। इसका आप क्या बताएंगे? बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाजवाद एक विचारधारा का नाम है, जैसे पूंजीवाद है ना, साम्यवाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। वही में समाजवाद है। वाद का माने क्या होता है? विचारधारा। लेकिन भारत के लिए समाजवाद कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि हर लोग को मुख्य धारा में जोड़ने का एक प्रयास है कि गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको सबका विकास हो। उसके लिए हम लोगों ने जो तरीका अपनाया उसी का नाम क्या है? समाजवाद। अब
इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आप लोगों को बताएं कि जहां पर जियो भी हो और BSNL भी हो, जहां पर टाइम हो जाएगा तो बताइएगा, जहां पर जियो भी हो और माने सरकारी कंपनी भी हो, प्राइवेट भी हो, लेकिन वही पूंजीवाद में केवल क्या मिलेगा? जियो की BSNL। मान लिया जहां जो देश पूंजीवादी होगा ना, वहां क्या मिलेगा? केवल और केवल प्राइवेट कंपनी यानी जियो टाइप का मिलेगा, जियो टाइप का मिलेगा। और जो देश साम्यवादी होगा वहां केवल क्या मिलेगा? सरकारी BSNL मिलेगा। लेकिन हम लोग का देश कैसा है? इसीलिए दोनों मिलता है कि नहीं मिलता? और इसका दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह कल्याणकारी राज्य पर बल देता है। किस पर बल देता है? कल्याणकारी के अर्थ हमने बड़ा उल्टा समझ ले, हम समझत रहे। हम आपको क्यों अच्छा से पढ़ाते हैं पता है? कि हमको जहाँ जहाँ गलती किए ना वहाँ पर हम खूब फोकस करते हैं। चूंकि हमारे मैट्रिक में तो टॉपरे बनी हम, जैसे हमारा पता है कि हमारा से यहाँ सब लोग तेजे हुए, तो जब हमारा समझ में आ गया तो वो समझ में आ गया, है ना? तो ये सच्चाई को नहीं छुपाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जख्म बन जाएगा, घाव बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा। जो कमी है उसको स्वीकार करेंगे तब ना सुधार होगा, है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, ये कल्याणकारी का मतलब हमनी के बुझे गरीब के कल्याण हो, कल्याणकारी कहा जाए बूढ़ बक्स। अरे जिसमें अमीर को सुविधा दीजिए, उसके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है? और गरीब को आरक्षण देना है, दीजिए। अब मोदी को मान लिया गया, मोदी जी सॉरी ये क्या नाम है उनका, अंबानी को, अडानी को भगा दीजिएगा, लोग कहता है भगा दो, तो ये बताइए देश का विकास हो पाएगा? कंपनियां तो उन्हें लगा सकता, उन्हें टैलेंट है, उन्हें पैसा है, बुद्धि है, समझ है, हमनी के नहीं थे। तो उसको भी संरक्षण दीजिए और गरीबों को भी प्रोत्साहन दीजिए, उसको भी बचाइए और गरीब को भी बचाइए, दोनों को बचाइएगा, तब वो राज्य कैसा कहलाएगा? कल्याणकारी कहलाएगा। ये न कि गरीब को मार बचाओ, अमीर को भगाओ, तो राज्य कल्याणकारी होगा क्या? वेलफेयर सभी के लिए, जिसकी जैसी जरूरत उसकी जरूरत को पूरा करिएगा, तब वो राज्य क्या कहलाएगा? कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। चलिए तीसरा शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष। तो जैसा कि बताया पंथ निरपेक्ष में हम लोग धर्म निरपेक्ष समझते हैं, और धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार, सभी धर्मों के साथ एक समान। पहला जवाब यही होना चाहिए। परीक्षा में क्या देगा पहला ऑप्शन? नहीं, पहला ऑप्शन गारंटी ना दी। पहला ऑप्शन देगा जिसका कोई धर्म नहीं वो धर्म निरपेक्ष देश है, जिसका कोई धर्म न हो वो धर्मी हो गया, जिसका कोई धर्म नहीं है वो क्या हो गया? भारत को याद है ना, बोरे बोरे गाली नहीं दी, उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, पॉजिटिव बोलिए, जो सभी धर्मों का समान भाव से पालन करे, वह देश क्या कहा है? आजकल सवाल में ये ऑप्शन सी या डी में रह रहा है। अब पहला ऑप्शन आता है जिसका कोई धर्म नहीं वो धर्म निरपेक्ष कहलाएगा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जिसका कोई धर्म नहीं वो धर्मी कहलाएगा, धर्म निरपेक्ष नहीं कहलाएगा। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जो सभी धर्मों का समान भाव से आदर करे, सम्मान करे, वो आदेश क्या कहलाएगा? धर्म निरपेक्ष। चौथा शब्द क्या है? लोकतंत्र। और लोकतंत्र का मतलब आप लोग जानते हैं, सबसे बेस्ट परिभाषा, सबसे सरल परिभाषा अब्राहम लिंकन का, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चलाया गया, है ना। भारत में डेमोक्रेसी है, यानी जनता हिस्सेदार होता है, दो प्रकार से होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग हिस्सा लेते हैं, हिम्मत बोलेगा नहीं लेते हैं, लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। लेकिन वही लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में डायरेक्ट वोट करते हैं। मुखिया जी के चुनाव चलता डायरेक्ट वोट करता नहीं सन, भगवान बनल बानी सन, मुखिया आज दिन इलेक्शन खत्म हो जो हमनी के हैं मुखिया जी तन देखी ना, हमनी के दिन में वोट बेचाए के ना चाहिए, ईमान से वोट दे हम लोग, न जात पर, ना धर्म पर, ना परिवार पर। जो सही आदमी होगा भले उसको दुइये को वोट मिले, आप ये मत समझिए मेरा वोट जियान होगा, आपका वोट जिया नहीं होगा, आपका वोट क्रांति लाएगा, याद रखिएगा। क्रांति कौन लाता है? एक एकलौता विचारधारा लाता है। सब लोग का विचारधारा हो जाएगा तो क्रांति कहाँ जाए? सुधारे हो जाएगा। शांति, जब सब लोग का एक जैसा विचार हो जाएगा तब तो सुधारे हो जाएगा ना। तो आपको अगर क्रांति लाना है तो जो सही है, भले आपके जात का, धर्म का, परिवार का नहीं है, उसी को वोट कीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि आपका वोट बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक वोट वही क्रांति भविष्य में लाएगा। चलिए आज के लिए इतना।
पहला दिन था नए नए, अच्छा लगा? ये सब टॉपिक ना